जेईई एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे पहला तो ये जान लीजिए कि जेईई एग्जामिनेशन में हर साल 15 से 16 लाख बच्चा बैठता है। अब ये जो 15 से 16 लाख बच्चा है, इस 15-16 लाख में से मात्र 2.5 लाख बच्चा होता है जो मेंस क्वालिफाई करके एडवांस एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल होता है, लिखता नहीं है, क्योंकि इसे इस 2.5 लाख में से मात्र 1,80,000 1.8 लाख बच्चा होता है जो कि जेईई एडवांस एग्जाम को लिखता है, एक्चुअली एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है। इस 1,80,000 में से मात्र 18,000 ऐसे बच्चे होते हैं, 18-19,000 के आसपास, जिनको आईआईटी की सीटें मिलती हैं, क्योंकि आईआईटी में सीटें ही उतनी हैं। और इस 1,80,000 में से अगर सारे सीटें भी मिला दो जेईई मेंस के, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, तो भी कुछ 62-67,000 सीटों के आसपास होता है। तो एक बात तो पक्की है कि ये एग्जामिनेशन बहुत रूथलेस है, बहुत ही कठोर एग्जामिनेशन है, काइंड ऑफ टॉप 1% के आसपास को ही अपने पास रखता है आईआईटी की अगर बात करें तो इस एग्जामिनेशन में आपको समझ के बहुत चलना पड़ेगा कि एक्चुअली आप इस एग्जाम को कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, देखिए अभी आप जुलाई में खड़े हैं, जुलाई ऑलमोस्ट बीत गया, मान लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी भी पूरा नहीं है, तो अभी 20 जुलाई में हम खड़े हैं, 20 जनवरी तक की बात करें तो 6 महीने शुद्ध, 6 महीने के हिसाब से 180 दिन। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आज आपसे पूछूं ईमानदारी से कि भाई आप क्या आज से 180 दिन तक कंसिस्टेंट रह सकते हैं और हर रोज पढ़ाई करेंगे? दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, क्या इसका जवाब हां आ रहा है या फिर पता नहीं आ रहा है कि शायद हो शायद नहीं भी हो? मैं आपको तजुर्बे से बता देता हूं, हां आना बहुत रेयर है और नहीं आता, इवन टॉपर्स भी नहीं रहते इतने कंसिस्टेंट, और आसपास भी अगर कंसिस्टेंट के आप है ना, तो आप ऑलमोस्ट जेईई की रेस में लाखों बच्चों से कहीं आ गए। इनफैक्ट टॉप 50,000 लाख में आप पहले ही आ गए हैं, आप 14 लाख बच्चों को पीछे छोड़े हैं। और अगर आप ना कह रहे हैं तो इसका मतलब बेटा आप समझ ही गए होंगे कि आप उस 14 लाख बच्चे में है जो अभी आम बच्चा है। इस 14 लाख में से आपको यहां पहुंचना है, तो वहां तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर मुश्किल है, फिर कैसे पहुंचिएगा? और वही चीजें मैं आपको बताने आया हूं। तो इसीलिए जेईई की तैयारी में कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए ताकि आप यहां से यहां तक का सफर तय कर लें। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और चैनल इसलिए सब्सक्राइब रखिएगा, इसलिए नहीं रखिए कि हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ेगा, देखिए वो तो ऐसा ही है, अच्छा खासा आप देख लीजिए सब्सक्राइबर कितना है। आप चैनल इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके काम की बात समय पर अगर आपके पास पहुंचे तो हीरा है, और समय पर ना पहुंचे तो जीरा है। तो इसीलिए वो समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर यही वीडियो आपको आज से 3 महीने बाद मिलेगा तो मैं कैसे कहूंगा कि 180 डेज लेफ्ट, और आप भी बोलेंगे अरे सर अब तो 180 बचे भी नहीं, अब तो 90 ही बचे हैं। तो समय पर मिलना बहुत जरूरी है और इसके लिए चैनल सब्सक्राइब रखिए, नहीं तो आप यूट्यूब के रहमो करम पे होंगे, कभी उसने मेरा वीडियो रेकमेंड कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो राम राम। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब रखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज, आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो हर साल कठिन होते जा रहा है, हर साल उसमें बच्चे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप डेटा देख लीजिए, 9 लाख बच्चे 2022 में जब कोविड खत्म हुआ था तो 9 लाख बच्चा, फिर 11 लाख, फिर 14 लाख, 14,75,000, उसके बाद 15,40,000। अभी उम्मीद है 27 में 16 लाख होगा, शायद उससे भी ज्यादा हो जाए, और 28 में, इनफैक्ट 16 में तो और ज्यादा होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सीबीएसई में मामला लटका दिया है। 27 में शायद 16 लाख, 16.5 लाख हो, फिर 17 लाख, फिर 18 लाख में बढ़ता जाएगा। और लेकिन विडंबना की बात देखिए, पहले तो फिर भी क्वालिफाइड बच्चे थोड़े ज्यादा हो जाते थे, 2.5 लाख का ही रूल इस वक्त भी था लेकिन ये ज्यादा हो जाते थे। अभी तो पूरा 2.5 लाख ही होता है। तो देखो कंपटीशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है पर सीटें नहीं बढ़ रही हैं, क्वालिफाइड बच्चा भी नहीं बढ़ रहा, वो 2.5 लाख ही है आज भी। तो ओवरऑल सिलेक्शन का परसेंटेज पहले जहां 29% तक आता था, अब वो सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 16% पर रहा है। तो आप ये बात देख के समझ पा रहे होंगे कि कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब सिर्फ 16% बच्चा ही क्वालिफाई कर रहा है, जो पहले ऑलमोस्ट 30% कर लेता था। क्लियर है? अब तो और इसके साथ साथ ये सिर्फ यहां पे मामला खत्म नहीं हो, इसके साथ साथ जेडब्ल्यू अपना पेपर का लेवल बढ़ाते जा रहा है। मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट टू वेरी टफ, और एक्चुअली में यहां पे लिखा तो मॉडरेट टू टफ है बट रियलिटी में टफ आया था। क्यों, बता देते हैं। 155 से लेकर 170 के बीच में 99, 175 के बीच में 99 परसेंटाइल रहा है, जो पिछले साल 190 से लेकर 200 या 210 के आसपास तक में रहा था। तो आप देख लीजिए कितने नंबर का ऊपर नीचे हो गया। समझ पा रहे? 30-40 नंबर कम लाए हैं हर बच्चा, इवन टॉपर की बात कर रहा हूं। तो काफी कठिन हो गया था इस साल पेपर भी।
तो बच्चा भी बढ़ गया, पेपर भी कठिन हो गया, परसेंटेज गिर गया और ओवरऑल ट्रेंड काफी मुश्किल हो गया। ये पहली बात थी। दूसरी बात, तीनों के तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उल्टा बोल दिया। ये लगता है लोगों को कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, परंतु रियलिटी सबसे बड़ी यही है, ऑल थ्री सब्जेक्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। चलो लगता है मेरे टीम वाले भी गलत ही लिखे हैं, ये रियलिटी बता रहा हूं। सबको यही लगता है कि ऑल थ्री सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कि ऑल थ्री सब्जेक्ट्स क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है। एक जेडब्ल्यू वाले बच्चा है, इसका स्कोर कार्ड है और ये रियलिटी में है। एक तो मैंने बस ऐसे इंटरनेट से खोज के निकाला, पर मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं। आपको शायद डेटा यहां पर नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं बड़े बड़े शब्दों में। यहां पे बच्चे का लिखा हुआ है फिजिक्स में 99.6282326, इतने परसेंटाइल है। केमिस्ट्री में बच्चे का लिखा हुआ है 99.1806447 और मैथमेटिक्स में बच्चे का लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है 95। यार ये वाला चलो यहां तो 95 फिर भी लिखा हुआ है। अच्छा मैं बता देता हूं अपने एक्सपीरियंस से। एक बच्चा मैंने देखा है और ये मेरा ही पढ़ाया हुआ बच्चा है, अब ये कहने में थोड़ा सा हिचकिचाहट इसलिए हो रही है कि उसका मैथमेटिक्स लंका डूबा था। तो यहाँ पे तो 95 है, पर उस बच्चे का मैं देखा था यहां 99, यहां 99, यहां 61 परसेंटाइल बना था मैथमेटिक्स में, परंतु उसके बाद भी उस बच्चे का ओवरऑल परसेंटाइल 98 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंटाइल बैठा था। और मैंने ऐसे काफी बच्चे देखे, काफी, एक दो की बात नहीं कर रहा हूं। ये बात मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप आज से मैथ्स पढ़ना छोड़ दीजिए या फिर जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है आप वो पढ़ना छोड़ दीजिए ना। पर अगर कोई कठिन सब्जेक्ट है आप पढ़ाई कीजिए बिल्कुल, पर आपसे जितना हो पा रहा है उतना कीजिए। और अगर बाई नेचुरली, मतलब नेचुरल फोर्सेस से ही बाई नेचुरली आपका कोई सब्जेक्ट बहुत मजबूत है तो आप उन सब्जेक्ट्स में ध्यान दीजिए। और अगर कोई दो सब्जेक्ट भी आपका बहुत धाकड़ है तो तीसरा अगर कमजोर भी हुआ तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। ये मैं आपको एक्सपीरियंस नॉलेज दोनों से बता रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आखिरी समय में अगर आपको लगे कि कोई सब्जेक्ट है जो बहुत ही पीछे छूट गया है, नहीं अच्छा हो पा रहा है, इट्स ओके, जितना बेयर मिनिमम आता है आप उतना कीजिए। बाकी दो सब्जेक्ट जो आपके बहुत अच्छे हैं आप उसको उठा लीजिए, ठीक है। और इससे फायदा होता है, इससे एक्चुअली में आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स और फिजिक्स है तो मैथ्स में 50 नंबर ही लाना पड़ेगा, 60 नंबर ही लाना पड़ेगा, उतने में 99 परसेंटाइल से ज्यादा अच्छा आ जाएगा। केमिस्ट्री हो सकता है अच्छा हो या फिजिक्स, जो भी दूसरा आप उसमें 99 ले आए, तीसरा वाला नहीं अच्छा है तो छोड़ दीजिए, कम कम रहेगा थोड़ा, 95 पे रहेगा, 90 पे रहेगा, 60 पे रहेगा, उतने में भी आप अच्छा कर ले जाएंगे, ठीक है। अब हाँ, जैसे ये वाला बच्चा, अच्छा नहीं इसका भी मार्क्स तो अच्छा आया है। मैं बोला अभी यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, मैंने टीम को बोला था, पर एक बच्चा मेरे को अभी भी ध्यान है, वो 61 परसेंटाइल आया था, मैथ्स में लाया था इसलिए मेरे को ज्यादा याद है, ठीक है। तीसरी बात, डोंट यूज टू मेनी स्टडी रिसोर्सेस, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टडी रिसोर्सेस का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि देखो एक पुरानी कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रैट। अंग्रेजी में इसको ये कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ज्यादा जोगी मठ उजाड़, मतलब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, या बहुत सारे ऐसे हैं। ओवरऑल मतलब ये है कि यार बहुत ज्यादा चीज कर देने से ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया हो जाएगा कुछ। आप काफी सारा 10 किताब पढ़ लीजिए, 15 यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, मल्टीपल कोचिंग का मॉड्यूल लगा तो आप टॉपर बन जाइएगा। अगर ऐसे ही टॉपर बन रहे होते तो जो अमीर है उसका बच्चा तो एकदम ही सबसे पहले टॉपर बनता, उसके पास तो सारे रिसोर्सेज होते। ऐसा नहीं होता। आपका काम है सिर्फ एक किताब, एनसीईआरटी एक बेसिक होता है, एक कोई कोचिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो, नहीं पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वनलाइन कुछ कर रहे हैं तो वो, और नहीं तो एक रेफरेंस बुक। ये तीनों में से कोई दो चुन लीजिए, या तो एनसीईआरटी कोचिंग मॉड्यूल कर लीजिए या एनसीईआरटी रेफरेंस बुक कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर एनसीईआरटी बहुत बेसिक है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मान लेते हैं आप ड्रॉपर हैं, तो आप कोचिंग मॉड्यूल और एक रेफरेंस बुक कर लीजिए, दैट्स इट। बट तीन में से कोई दो कर लीजिए, इतने में। हाँ बस ये है कि जो भी दो कर रहे हैं वो दो आप पूरे साल कीजिए, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल की आपकी प्रिपरेशन है, पूरा टाइम आप सिर्फ इसी पे बिताइए। क्या है ना आप गीता, कुरान, बाइबल तीनों पढ़ रहे हैं तो शायद धर्म का ज्ञान उतना ना हो, वर्सेस कि आप सिर्फ गीता या सिर्फ कुरान या सिर्फ बाइबल को बार बार अपने पूरे जीवन पढ़ जाएं, तो शायद आप ज्यादा समझ पाएंगे कि भगवान क्या कह रहा है या जीसस क्या कह रहे हैं या अल्लाह क्या कह रहे हैं, जो भी है। देखो मैं इसको धर्म से जोड़ना नहीं चाह रहा, बट इमीडिएटली में वो एग्जाम्पल मिला। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फोकस्ड अप्रोच हमेशा डिस्ट्रैक्टेड अप्रोच को बीट करता ही है। ये सदियों से चली आ रही है, मतलब ह्यूमन काइंड और फॉरएवर प्रूवन बात है। तो आप भी इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग फॉर, और इसके बारे में बहुत लोग बात की, मतलब ये तो शायद तुमको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में सब बात करते हैं, ठीक है।
कि क्वालिटी ऑलवेज बीट्स क्वांटिटी। नेक्स्ट है क्लास 11 मैटर करता है। देखो मैं नहीं कहूंगा कि तुमको फर्क नहीं पड़ता, तुमको बहुत फर्क पड़ रहा होगा, तुम्हारा बैकलॉग हो रखा होगा क्लास 11, मुझे पता है, बट क्लास 11 इतना मैटर करता है कि 50-50% वेटेज है। 12वीं का 51% वेटेज है। सवाल जब आते हैं तो जब मैप किया जाता है ना, तो हर साल का ऐसा ही है, 51 से 52, मैक्सिमम 53 तक देखा है हमने, और ये 49, 48, 47, पर ये कभी भी 45% से कम नहीं हुआ है। तो 11वीं का 45% से हमेशा ही ऊपर वेटेज रहा है, मतलब इनफैक्ट हमेशा 48, 49 रहता है। तो आधा इसका ऑलमोस्ट 1 ही 2% का अंतर है। तो 11th पूरी तरह से हाफ वेटेज रखता है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप 11th को छोड़िए नहीं, परमानेंट बैकलॉग मत बनाइए। हाँ, अगर आपका बैकलॉग बन गया है तो आप ऐसा कीजिए कि आप ब्रिज चैप्टर्स के साथ शुरुआत कीजिए, आप चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। जैसे चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इससे होगा क्या कि आपको बहुत अच्छा स्टडी प्लानर मिल जाएगा। आप बीच में क्या बोलते हैं, जो ब्रिज चैप्टर्स है, आप अगर ब्रिज चैप्टर्स के साथ शुरुआत करते हैं तो वो चैप्टर्स आप उठा लीजिए जो 11वीं 12वीं को जोड़ते हैं। आपका पढ़ाई नहीं रुकेगा और आप काफी बढ़िया काम कर लेंगे। ठीक है, तो आप इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिए, बट 11वीं छोड़िए नहीं। और अगर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा तो मैं तो कहूंगा वन शॉट टाइप का एक कुछ या तो यूट्यूब पे वीडियोस लगा लीजिए, या फिर अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है बट सवाल नहीं बनते तो पीवाईक्यूज की किताब उठा लीजिए और पीवाईक्यू से सवाल लगा लीजिए। उतने से भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 11वीं का आपका वो वाला चैप्टर हो गया है। ठीक है, समझ गए? चलिए मूविंग फॉरवर्ड, फॉलो अ टाइम टेबल एंड स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। देखो फॉलो अ टाइम टेबल जो है इंपॉर्टेंट है, पर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकना। एक सिंपल सी बात समझो, तुम आईआईटी पहुंच जाओगे तो दिन कैसे होंगे, ये बात अभी सोचने से फायदा नहीं, क्योंकि अगर आईआईटी पहुंच ही जाओगे तो फिर वहां जी लेना, सोचने का क्या मतलब है। और अगर आईआईटी नहीं पहुंचे तो क्या होगा, ये भी दिन आ ही जाएगा अगर आईआईटी नहीं पहुंचोगे तो अभी सोचने से क्या फायदा। तो दोनों में ही अभी सोचने से फायदा नहीं, क्योंकि जिस भी दिन में पहुंचो, मान लेते हैं अभी ये सोच रहे हो आईआईटी नहीं पहुंचे तो क्या होगा, और आईआईटी पहुंच गए तो भी सोच के फायदा नहीं, क्योंकि पहुंचना तो आईआईटी था, नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, अभी क्यों सोचे, समय व्यतीत। ओवरऑल मुद्दे की बात यही है कि समय व्यतीत कर रहे हो। अगर समय बर्बाद कर रहे हो तो यह बात शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पैसा इंसान खोया हुआ कमा सकता है, पर खोया हुआ समय इंसान तो क्या कोई नहीं कमा सकता। शायद भगवान कमा पाए पर इंसान तो नहीं कमा सकता। तो तुम इस बात को समझो कि सबसे ज्यादा प्रेशियस एसेट जो तुम्हारे पास अभी एग्जिस्ट करता है या कभी भी एग्जिस्ट करेगा वो होगा समय। तो समय जायर मत कीजिए, समय सारणी टाइम टेबल वगैरह बनाइए, फॉलो होता है जब तक फॉलो होता है हो कीजिए, नहीं फॉलो हो पाता, कभी टूट जाता है तो वापस से नया टाइम टेबल बनाइए। कहते हैं ना गिरना उठना लगा रहता है, पर प्रोक्रेस्टिनेशन आपको हमेशा गिराएगा, ये गिरना उठना नहीं है। टाइम टेबल नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कीजिए, फिर नया बनाइए, डेली गोल्स बनाइए, वीकली रिवीजन बनाइए, फिक्स स्टडी आवर्स बनाइए। ये नहीं हो पा रहा तो आप वापस से इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा बैठिए कि अरे ये नहीं हो पाया, डेली गोल्स नहीं पूरे हुए तो चलो ठीक है वापस मॉडिफाई करते हैं, वो सब कीजिए, बट प्रोक्रेस्टिनेशन में मत पड़िए। ठीक है, इस तरीके से कुछ चार्ट बना लीजिए, इसको टिक कीजिए, इससे काफी मोटिवेशन आता है। ठीक बात। रिवीजन करते जाइए, आपका सुपर पावर है, क्योंकि जितने बार रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और चीजें उतनी याद रहेंगी। गुड हेल्थ इक्वल्स टू गुड जेईई प्रिपरेशन, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मान लेते हैं आप हर रोज पढ़ाई कर रहे हैं पर बीच में आप 2 हफ्ते के लिए बीमार हो गए। अब 2 हफ्ते में कोई आपका जो दूसरा दोस्त है जो हर रोज 10 घंटे नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ रहा है, पर 4 घंटे इंटू 2 हफ्ता 15 चौके 60 घंटा, वो आपके शायद 10 घंटे के 6 दिन निकाल देगा। और आप 2 हफ्ते बीमार रहे, फिर उसको सही होने में समय, फिर आप पढ़ाई में मन नहीं लगेगा वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहली चीज तो ये, और दूसरा आप डेली बेसिस पे भी हो सकता है आप बीमार नहीं हो पर आपका खाना खराब हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप मान लीजिए रात को सोए पर रात को आपने बिरयानी खा ली, बढ़िया दबा के, सारे लोग घर में बैठे थे, मम्मी ने बहुत बढ़िया बिरयानी बनाई, आपने बिरयानी खा ली। अब रात भर जब बिरयानी खाओगे तो पेट का जो मामला रहता है वो बहुत बढ़िया सेट हो जाता है। अब पेट फूल गया है, यार थोड़ा सा बदहजमी हो गई है, थोड़ा सा गैस हो गया है, समझ नहीं आया, पेट बहुत टाइट टाइट लग रहा है। और ऐसी परिस्थिति में आप जितना टहल लीजिए, पानी पी लीजिए, पर आप जब सोइएगा तो आपका पेट तभी भी भारी फील हो रहा होगा, और इसकी वजह से पूरा रात आप अनईजी फील करेंगे, जो रात की नींद में शायद भले ना पता चले बट आपका नींद कच्चा रहता है, और इसी वजह से इंसान जल्दी सो नहीं पाता, सोने के बाद सवेरे जल्दी उठ नहीं पाता, और उठता भी है तो फ्रेश नहीं उठता। तो आप अगर ऐसी परिस्थिति में, अगर आपको खाने की बड़ी लत है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके जेईई की प्रिपरेशन के टाइम पे अपने फूड को जरूर थोड़ा कंट्रोल रखिए।
तैयारी करने के टाइम जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में थोड़े पावर नैप्स लीजिए, इससे आपका माइंड बहुत रिफ्रेश होता है और आपको वापस से एनर्जी मिलती है काम करने की। तो पावर नैप्स बड़े इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए, कंटिन्यूअस सिटिंग की कोशिश कीजिए, पर अगर नहीं हो पा रहा तो जबरदस्ती बैठ बैठ के सोने की जरूरत नहीं है, आप उठ जाइए, थोड़ा सा चल लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। एंड शॉर्ट ब्रेक, कंसिस्टेंट टाइम पे सोने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपका स्लीप साइकिल बेहतर होता है और आपका बॉडी समझ जाता है कि अच्छा इस टाइम पे सोना है और इस टाइम पे ब्रेन को एक्टिव रहना है। तो ये जब सारी चीजें होती है ना, तो इसकी वजह से आपका पूरा बॉडी साइकिल सेट होता है और सही हो जाता है। ठीक बात। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, मॉक टेस्ट एंड सॉल्व पीवाईक्यूज। देखो मॉक टेस्ट पहला तो आपका समय को बढ़िया करता है, आपके टाइम मैनेजमेंट को बेटर करता है, और पीवाईक्यूज आप सॉल्व करते हैं तो इससे आपको समझ आता है कि आप जो तैयारी आपने की है वो कितना हद तक कितना सही है, कितना पानी में है, कितना नहीं है। तो आप ये जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट अगर आप नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब आप ऑलरेडी काफी पीछे हो रहे हैं, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि एग्जाम से 1 महीने पहले मैं मॉक टेस्ट दूंगा और बहुत बढ़िया कर लूंगा, विश्वास मानिए तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि आपको एक्चुअली में इस बात को समझने में कि गलती कहां हो रही है और उसको सही करने में समय लगेगा, और वो उस वक्त आपके पास समय नहीं होगा। तो इसीलिए अभी से मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि अगर कुछ गड़बड़ कर भी रहे हैं तो समझ में आ जाए, और पीवाईक्यू से आपको क्वेश्चन का लेवल पता चले। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, डीप एनालिसिस। और जैसे मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूं डेली एक मॉक टेस्ट दो, पर बच्चे बोलते हैं सर समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलो हफ्ते में एक से शुरुआत कर लो। जैसे अभी मैंने एकलव्य टेस्ट सीरीज बच्चों को दिया, एकलव्य टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, उसमें मैंने बच्चों से यही कहा कि हफ्ते का सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाओ। मैं अगस्त में हफ्ते का सिर्फ 3 घंटा बच्चों को बोला हूं कि तुम मेरे को दे दो टेस्ट सीरीज के लिए। हफ्ते के 3 घंटे में 1 घंटे का फिजिक्स का टेस्ट, 1 घंटे का मैथ्स, 1 घंटे का केमिस्ट्री, दैट्स इट। और सिर्फ अगर ये 3 घंटा देते हो, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स, इतने में मैं तुमको आईआईटी तक पहुंचा दूंगा। अगस्त में 3 घंटे लेंगे, फिर सितंबर में 4 घंटे करेंगे, अक्टूबर में 5 घंटे करेंगे, और नवंबर में जाकर 6 घंटा बच्चे से मांग रहा हूं, वो भी हफ्ते का 6 घंटा। मतलब आप हर रोज मान के चलिए 1 घंटे का फिजिक्स, 1 घंटे का केमिस्ट्री, 1 घंटे का मैथ्स। पहले दिन फिजिक्स 1 घंटे का, दूसरे दिन केमिस्ट्री 1 घंटे का, तीसरे दिन मैथ्स 1 घंटे का, और इस तरीके से ये भी नवंबर में जाके। अब अगर बच्चा इतना ही कर लेता है ना, तो तुमको पता है 72 टेस्ट दे चुका होगा बच्चा सिर्फ नवंबर तक। और नवंबर के बाद दिसंबर में इस बच्चे को मैं 11 पार्ट टेस्ट कराऊंगा 3-3 घंटे के, उसके बाद जनवरी में 25 फुल लेंथ टेस्ट। सोचो इतने टाइम तक बच्चा कितना बढ़िया प्रिपेयर हो जाए। अब अगर आप सोचो आपको भी ऐसा ही प्रिपेयर होना है, पर मान लेते हैं आपने एकलव्य टेस्ट सीरीज नहीं ली, या बाद में आपने लिया कभी भी, या आप अपने से कर रहे हैं और आपने सोचा अरे सर अभी तो सिलेबस नहीं हुआ है, मैं दिसंबर में करूंगा। अब सोच के देखो, जो बच्चे को मैं अभी प्रिपेयर करवा रहा हूं 72 घंटे का ये, 33 घंटे का पार्ट टेस्ट और 75 घंटे का फुल टेस्ट, जोड़ लो तो जरा, 72 और 75, 150 और 30, 180 घंटा। अगर 180 घंटे का आपको पेपर देना पड़े, मतलब ओवरऑल 60 मॉक टेस्ट कैसे दोगे? दिसंबर से जनवरी पूरे हर रोज एक एक मॉक टेस्ट लगा दोगे, और तुमको लग रहा है इतना ऐसा कर पाओगे? तुम्हारा प्री बोर्ड है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल भाई। 100 घंटे तुम, कोई बच्चा जो आज से मॉक टेस्ट दे रहा है, उस बच्चे को कोई मैच नहीं कर पाएगा अगर वो सिर्फ दिसंबर में शुरुआत करता है। पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। 180 घंटे का टेस्ट कैसे दे देगा वो बच्चा? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू करें। और अभी तो मैं जैसे अगस्त में जो एकलव्य टेस्ट सीरीज जो दिया हूं बच्चों को, उसमें तो मैं बोल भी नहीं रहा कि डेली एक मॉक टेस्ट दो, मैं तो बोल रहा हूं हफ्ते का 3 घंटा चाहिए और कुछ नहीं। तो और ये सब देने के बाद फिर आप अपना एनालिसिस कीजिए, कैटेगराइज को, एरर्स को कैटेगराइज कीजिए, इन सबसे फायदा होगा। तो जैसे अभी मैं भी जब इसमें टेस्ट सीरीज दिया बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चा बोला सर काहे दे रहे हो सर अभी इतना जल्दी, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं उन लोग बच्चों को यही समझाया, बेटा अभी से करोगे ना तो 180 घंटे का टेस्ट दे चुके हो, इसके ऊपर जो तुम पढ़ाई कर रहे हो तो कर ही रहे हो, तो सोचो बहुत स्मूथली हो जाएगा भाई, समझ रहे हो? और हर बच्चा कहता है जहां पे भी तुम जाओगे, सोचो डायरेक्टर ऑफ क्वांटम कोटा ऐसा मॉक टेस्ट आर वेरी मेनी, सब कोई, बड़े बड़े लोग, बच्चा, सब कोई कहता है। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। और आपको ये भी बताता हूं पीवाईक्यू से कितना फायदा होता है। जैसे एक सवाल है, हो सकता है पता नहीं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, ये सवाल मैं भी बच्चों को क्लास में बहुत बार कराया हूं। जेडब्ल्यू एडवांस की 2011 में सवाल आया था, और उसके बाद देखो जेडब्ल्यू मेंस के 2021 में यही सेम सवाल रिपीट कर दिया 10 साल बाद। अब अगर जो बच्चा पीवाईक्यू लगाया होगा उससे ऐसे चुटकी में बन जाएगा, पर जो नहीं लगाया होगा उससे बनेगा ही नहीं। तो सवाल रिपीट भी होते हैं जेडब्ल्यू में, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। ठीक है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको समझ में आएगा कि आप सवालों में कितना समय लगा रहे हैं, आपको और फास्ट होने की जरूरत है या फिर और मतलब आप उस पेस पे चल सकते हो। तो ये टाइम बाउंड से ना आपको प्रेशर हैंडल करने का भी एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस जरूर कीजिए।
और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए जो मैंने अभी पीछे बताया, जितना अर्ली हो सकता है। विश्वास मानिए, आपको भले ये लगे अरे बाद में कर लेंगे, या फिर अभी लगे सर सिलेबस नहीं हुआ है, कोई भी कारण हो, विश्वास मानो इससे बेहतर डिसीजन तुम नहीं ले पाओगे। टेस्ट सीरीज जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए। आप कहीं अगर किसी कोचिंग में है तो वहां का टेस्ट देते जाइए, नहीं है किसी कोचिंग में, या इनफैक्ट किसी कोचिंग में भी है तो जैसे मैं जो अभी ये टेस्ट सीरीज के बारे में जो बता रहा था ना, एकलव्य टेस्ट सीरीज, इसमें मैंने बच्चों को बोला है कि मैं तुमसे टेस्ट नहीं लूंगा, सारे सब्जेक्ट का नहीं ले रहा हूं, मैं सारे के सारे उन टॉपिक्स का टेस्ट ले रहा हूं जो हाई वेटेज टॉपिक है। अब हाई वेटेज टॉपिक मतलब जैसे ओवरऑल जेडब्ल्यू में करीबन 700 के आसपास टॉपिक्स हैं, इन 700 में से मात्र 114 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार सवाल पूछा जाता है। ये हाई वेटेज है, सबसे ज्यादा सवाल यहां से आते हैं, पिछले 4-5 साल में यहीं से आए हैं। तो ये 114 टॉपिक्स पे मैं बच्चों का टेस्ट ले रहा हूं। अगस्त से लेकर नवंबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीना बच्चा सिर्फ इस हाई वेटेज टॉपिक पर टेस्ट देगा जहां से सबसे ज्यादा सवाल आता है। दिसंबर और जनवरी में उसको फुल टेस्ट दिलवाएंगे जो पूरे सिलेबस का होगा। तो सोचो अगर बच्चा इतने अभी अगस्त से ही अगर ऐसा ऐसा टेस्ट देना शुरू कर दे, इतना जल्दी से अच्छा बढ़िया प्रिपरेशन करे, फिर नवंबर और दिसंबर में जाके वो क्या बुम बुम फोड़ेगा, पूरा बाजा फाड़ देगा। समझ रहे हो? तो आपको भी जल्दी टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए, ये मैं हमेशा कहूंगा। और जो बच्चा एकलव्य टेस्ट, जैसे पिछले साल का ये वीडियो है, 70% पेपर मैच किया था, बच्चों के कमेंट्स पढ़ो, सारे कमेंट्स आप देखोगे, सर एकलव्य टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज मैच किए थे। सर थैंक यू सो मच, आपने जितना सेशन कराया एकलव्य गदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उससे बहुत हेल्प मिली। फर्स्ट सेशन में 29 बनाए थे, आज 42 क्वेश्चन बनाए सेकंड अटेम्प्ट वाला बच्चा। देख रहे हो, हर जगह बच्चा तारीफ किया। और विश्वास मानो बहुत फायदा होता है। हाई वेटेज अगर आप फोकस्ड कर रहे हो तो आप बहुत कम समय दोगे और बहुत अच्छा पढ़ लोगे। अभी मैं चाहूं तो तुमको ये भी कह सकता हूं बेटा अभी से टेस्ट ज्वाइन कर लो और हर हफ्ते एक फुल लेंथ टेस्ट दो सारे टॉपिक्स का। तुम दिसंबर में आके भी कॉन्फिडेंट नहीं होगे, तुमको दिसंबर में भी ये नहीं लगेगा कि हाँ सर मेरे को सब आता है, या फिर मैंने बहुत टेस्ट दिए मेरे को आता है, तो उस वक्त भी यही बोल रहे होगे सर पता नहीं कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि तुमने फोकस्ड अप्रोच नहीं लिया, तुम पूरा 700 टॉपिक का टेस्ट दे रहे होगे। अब सबका टेस्ट दे रहे होगे तो फिर कहाँ ही 700 टॉपिक, तो अभी 700 दिन लग जाएंगे मास्टर करने में, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो 2 तारीख से इसमें टेस्ट है, मैं बच्चों को ले भी रहा हूं। आपको अगर मौका लगे आप इसको ज्वाइन कीजिए। एक 1499 का है और एक 999 का। 999 में सिर्फ टेस्ट सीरीज है, पर 1499 में टेस्ट सीरीज का उसका वीडियो सोल्यूशन, थ्योरी रिवीजन सब कुछ है, तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है बच्चों के लिए। तो आप ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, इसमें बहुत मजा आएगा और अभी से तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। लिंक मैंने टेस्ट सीरीज का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और आप को जिस भी टाइप के वीडियो की आवश्यकता हो आप बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल सब्सक्राइब रखिए ताकि आपके कमेंट सबसे जल्दी सबसे पहले मुझ तक पहुंचे। तो आपको कोई भी टाइप के वीडियो की आवश्यकता हो नीचे कमेंट में बताइए, और मैं आपके लिए जो भी वीडियोस बनाता रहता हूं वो आप तक समय पे पहुंचे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो छूट ना जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।